नमस्कार। जैसा कि पूर्व के वीडियो में जब अपर्दन चक्र की संकल्पना विषय में आपको मैंने बताया, जिसमें विलियम मॉरिस डेविस और वाल्थर पैंक के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने किया, तो उस समय दो तरीके की शक्तियों का जिक्र हुआ कि पृथ्वी के तल पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से ये शक्तियाँ इसके ऊपर कार्यरत हैं और ऐसा अनुमान आकलन है कि जब तक पृथ्वी के ऊपर ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी कि पूरी पृथ्वी समतल हो जाए, समुद्र तल के बराबर हो जाए। शक्तियाँ दो तरीके की हमने देखी कि भाई कुछ आंतरिक बल हैं जो पृथ्वी की सतह को उबड़ खाबड़ करने का कार्य करते हैं, और कुछ बाह्य शक्तियाँ हैं जो ये विषमताएं, आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी की सतह के ऊपर पैदा करती हैं, उनको काट छांट के समतल करने का कार्य करती हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो जो आज जिस चीज़ के विषय में हम बात कर रहे हैं वो है भूसंतुलन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर किसी बात पर सब लोग सहमत हो जाएं तो वो नियम बन जाता है, उसको आप लॉ कहते हैं। जिस किसी बात को के ऊपर कुछ लोग एक राय रखते हैं, कुछ लोग उससे अलग राय रखते हैं, और कुछ लोग उसको सिरे से नकारते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि सिद्धांत की, कॉन्सेप्ट की श्रेणी में हम उसको रखते हैं कि एक बात किसी व्यक्ति ने कही, कुछ तथ्यों आधार पर उसने कही, उसकी व्याख्या की, उसको समझाया अपने दृष्टिकोण से, और फिर उसको उसने लोगों के बीच में जाकर अपना जो भी उसने कार्य किया था उसको प्रस्तुत किया, और लोगों से उसकी ऊपर अपनी किए कार्य के ऊपर अपनी राय रखने को कहा, ऐसे लोगों से जो उस फील्ड को पढ़ते, पढ़ाते या जानते हैं। तो इस तरीके से ये एक निरंतर प्रोसेस है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि पृथ्वी के ऊपर होने वाले परिवर्तन कोई एक मानव जीवन में समाप्त नहीं होते। तो एक मानव जीवन या दो मानव जीवन या तीन मानव जीवन, तीन पुश्तें, मान लो आपके, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक चीज़ देखी, उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को बताया, मेरे फादर को बताया, मुझे बताया, इससे ज़्यादा और 5 जनरेशन आप कह सकते हैं। तो ये सारा जो है ये करीब आपको अगर बहुत ज़्यादा कोई पीछे से भी अगर रिकॉर्ड इन चीज़ों का मिलेगा तो वो कोई ज़्यादा ऑथेंटिक होता नहीं, क्योंकि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारी तकनीकें जो हैं ये अभी विकसित हुई हैं। पीछे से तो आपको कोई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी तो वो एक स्टेटमेंट के रूप में मिलेगी, ना कि आपको कोई तथ्यों के आधार पे मिलेगी। तो पृथ्वी तल का ये सहज एक स्वभाव है कि वो उसके ऊपर तरह तरह के लैंडस्केप है, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, समुद्र है, समुद्री तली है। स्थल मंडल की सतह हो, जल मंडल हो, का आधार तल हो, आदि विविध भौतिक स्वरूप हैं, और ये विशेष नियमों के अधीन इनका निर्माण होता रहता है और ये बनते बिगड़ते रहते हैं। इस विषय को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी स्थान विशेष पर पहले वो समतल था, समय को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए समय को भूल जाइए, वो समतल था। पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उसके अंदर किन्हीं भी कारणों से उभार होना प्रारंभ हुआ, और वो उभार कालांतर में इतना होता चला गया कि वो एक छोटी पहाड़ी या एक पर्वत की शक्ल ले ले, तो उसका जो क्षय है वो अनाच्छादन के कारकों द्वारा विभिन्न रूपों में होना प्रारंभ हो जाता है, जैसे कोई चीज़ ऊपर उठती है।
और कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी के अनुसार इसको मोटे तौर पे समझो तो आप हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पृथ्वी तल पर जो ये विभिन्न आकृतियां हैं, ऊंची नीची, ये सब जो हैं, ये पृथ्वी की अंतरतम गहराई में कोई एक ऐसा तल है जिसके ऊपर इनके घनत्व में अंतर मिलता है, उसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं मिलता। दूसरा ये है कि ये सारी आकृतियां हैं और ये पृथ्वी पर एक तराजू जैसे होता है उस हिसाब से तुलीय व्यवस्था में। तुलीय व्यवस्था से मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, पर्वत हैं, मैदानी भाग हैं, ये वो जो एक काल्पनिक तल का जिसका मैंने जिक्र किया पृथ्वी के अंतरतम गहराई में, उसके ऊपर एक जैसा दबाव रखते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज़ जितनी ऊंची है उसका घनत्व उतना ही कम है, जो चीज़ जितनी नीची है उसका उतना ही घनत्व ज़्यादा है, तभी वो उस काल्पनिक तल के ऊपर बराबर का दबाव रखते हैं। अब जब नदियाँ या अपर्दन के कारक किसी भी चीज़ को अपर्दित करना प्रारंभ करते हैं, अपक्षय की क्रियाएं उसको नीचा करने का कार्य जब प्रारंभ करती हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान वो मान लीजिए पर्वत का अपर्दन किया, पर्वत के अपर्दित पदार्थों को ले जाकर थोड़ी देर के लिए नदी को अगर हम लें उदाहरण स्वरूप, तो वो ले जाकर उन पदार्थों को किसी अन्यत्र किसी और जगह पे जाकर जमा कर देगी। तो हुआ क्या कि पर्वत जो था जहाँ पर वो नदी बह रही थी और जहाँ से उसने पदार्थों को लिया, वहाँ तो वजन कम हो गया, और जहाँ जाके उसने उन पदार्थों का निक्षेप किया वहाँ पर वजन बढ़ गया। सामान आपने ले जाकर नदी ने वहाँ पर निक्षेपित कर दिया तो वहाँ पर वजन बढ़ गया, और जहाँ से लिया था सामान वहाँ पर वजन घट गया। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये तो संतुलन की स्थिति नहीं हुई। जो भाग ऊंचा था और कम घनत्व था जिसका, उसका अपर्दन हुआ और वो पदार्थ ऐसी जगह जाकर जमा हो गया जिसका मैदानी भाग जिसका घनत्व ज़्यादा था और वहाँ वजन भी बढ़ गया। तो ये तो संतुलन की स्थिति नहीं रही। तो इसमें इसको ऐसे मानते हैं कि पृथ्वी की अंतरतम गहराई में ये जो क्षति हुई, इसकी पूर्ति के लिए पृथ्वी की गहराई में मैग्मा जो है तरलीय अवस्था में, उसका प्रवाह उस क्षेत्र की तरफ होने लगता है जहाँ पर वो वजन कम हुआ है, जहाँ वो भार घटा है, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति करी जा सके और संतुलन की स्थिति। एक तो ये मान के चलिए कि पृथ्वी पर पूर्णतः संतुलन की दिशा तो कभी प्राप्त हो नहीं सकती। अगर पूर्णतः संतुलन की दिशा हो तो ये भूकंप और इस तरीके की जो ये सारी क्रियाएं हैं ये आपको देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि अगर कोई चीज़ बैलेंस्ड होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर उसमें काय की मूवमेंट होगी। मूवमेंट अगर कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ज्वालामुखी की और ये इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, हालांकि इनको अलग और चीज़ों से भी, प्लेट निवर्तन के सिद्धांत और बाकी चीज़ों से भी समझाने की अलग अलग तरीके से कोशिश की गई है, लेकिन अगर आप संतुलन की बात करें तो संतुलन तो पृथ्वी के ऊपर कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं कि संतुलन की दिशा में पृथ्वी चली जाए। ये तो असंतुलन की ही दिशा रहती है, जिसको संतुलित करने के लिए पृथ्वी के अंतरतम और बाह्य भाग की शक्तियां लगातार कार्य करती रहती। तो ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है अपने आप में। अतः विश्व के सभी प्रकार के विषम धरातल के मध्य जो शक्ति समस्थिति या संतुलन प्रदान करने हेतु विशिष्ट क्रिया करती है, उसका संपूर्ण स्वरूप, प्रभाव एवं परिणाम के अध्ययन को ही भूसंतुलन की संकल्पना का नाम दिया गया है। और इसको परिभाषित इस तरीके से किया गया है कि भूसंतुलन की दशा अस्थिर पृथ्वी के उभरे, अस्थिर पृथ्वी के, अनस्टेबल अर्थ, अस्थिर पृथ्वी के उभरे एवं सागर तल के निचले भाग का भूतल के नीचे स्थित क्षेत्रों के मध्य यांत्रिक स्थिरता की दशा को कहा जाता है।
ये जो भू संतुलन का सिद्धांत था, ये सबसे पहले इसके बारे में कोई प्राट महोदय थे। उन्होंने 1858 1859 के बीच में जब वो सर्वे कर रहे थे हिमालय पर्वत श्रृंखला का, तब उन्होंने इसका प्रतिपादन, इसको समझाने का कोशिश की थी। लेकिन आइसोस्टेसिस जो शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो 1889 में डटन महोदय जो थे उन्होंने किया था। और ये शब्द जो है, ये ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति की दशा, मतलब बैलेंस्ड चीज की दशा के बारे में। इसके बारे में आर्थर होम्स, ये भी एक विद्वान हुए हैं, के अनुसार भू संतुलन वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल के विभिन्न एवं विषम तल पर जो पर्वत, पठार, मैदान आदि फैले हैं, वे सभी वृहद पैमाने पर भूतल के ठीक नीचे प्राय संतुलित स्थिति में पाए जाते हैं। और लोगों ने भी इस चीज की व्याख्या की। वास्तव में अगर देखा जाए तो डटन जो थे, उन्होंने 1889 में भू संतुलन की संकल्पना को नवीन रूप में सबसे पहले रखा। उन्होंने तभी स्पष्ट किया कि भूतल के पर्वत, पठार, मैदान एवं सागर तल के नीचे फैले पदार्थ का भार क्षेत्रवार बराबर होगा। दूसरे अर्थों में उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमालय और रॉकीज जैसे जो बड़े ऊंचे पर्वत हैं, वो हल्के घनत्व के पदार्थों के बने हैं और उनका नीचे का भाग अधिक विशाल होकर इस कारण बराबर प्रभाव डालता है। मतलब कम घनत्व का भी होके, क्योंकि उसका आकार बड़ा है, घनत्व कम भी है, तो भी वो बराबर का भार नीचे डालता है। जबकि मैदान एवं सागर तल अधिक घनत्व वाले पदार्थों के कणों से बने हैं। इसी कारण ऊंचे व नीचे क्षेत्रों का भार भूतल के नीचे प्राय एक रेखा के सहारे बराबर रहता है। इस रेखा को डटन ने कहा समदाब तल, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर नाम उन्होंने कहा। इसके बाद अन्य विद्वानों ने भी जो लेवल ऑफ कंपनसेशन के नाम को स्पष्ट करते हुए समझाया कि ऐसे तल पर जो भाग जितना ऊंचा उठा होगा वह उतने हल्के तत्वों और कणों से बना होगा, उसका घनत्व ऊंचाई के प्रतिकूल अनुपात में कम रहेगा। अतः जो भाग जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। इसी के परिणाम स्वरूप समदाब तल पर सभी धरातलीय स्वरूप, पर्वत, पठार इत्यादि का दबाव व मात्रा समान रहती है। लेकिन धरातल पर क्योंकि अपर्दन और अपक्षय की क्रियाएं निरंतर प्रभावी रहती हैं, जैसा इसके बारे में हमने पहले भी देखा कि जैसे ही कोई चीज़ समुद्र तल से ऊपर उठती है, उसका किसी न किसी रूप में क्षय, उसका किसी न किसी रूप में नुकसान, घिसाव होना प्रारंभ हो जाता है। तो आगे कहते हैं, इस संतुलन की दिशा को पुनः संतुलित करने में वहां पर भूगर्भ में मध्यवर्ती परतों में फैला हुआ तप्त मैग्मा, लावा, जिसको हल्के भार वाले एवं रिक्त स्थानों की ओर हटकर इसकी पूर्ति करता है, इसे ही भू संतुलन की क्षतिपूर्ति कहते हैं। इस स्थिति को डटन ने क्षतिपूर्ति की संकल्पना या विचारधारा माना। इसके बारे में आगे, इससे अगले वीडियो में बात जारी रखेंगे।